गुड मॉर्निंग। एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है, तो उसी को लेकर के जो प्रिपरेशन चल रहा है उसमें ये, जैसे पिछले वीडियो में हमने यूनिट 2 देखा था, ये है यूनिट 3, ठीक ना। यूनिट 3 हम लोग कंप्लीट देखेंगे। इसमें S1 कंप्लीट करना है हम लोगों को जल्द से जल्द, चूँकि अब समय बचा नहीं है, इसलिए हम लोग जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन करेंगे और जानेंगे इसको, हाँ ठीक ना। तो आप लोग अगर नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। शिक्षा के राजनीतिक एवं संवैधानिक संदर्भ। सबसे पहले इसमें है राज्य, लोकतंत्र और शिक्षा भारतीय संविधान के संदर्भ में। तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार है ना, आपको ये 6 पढ़ना है। आप कहीं से इसको आपके पास अगर कोई बुक होगा तो बुक होगा, नहीं तो आप जिस भी महाविद्यालय में होंगे वहाँ से या फिर किसी भी संसाधन का उपयोग करके आप 6 मूल अधिकार याद कीजिए। उसके बाद 6 मूल अधिकार में जो एक शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्ष के आयु के लिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, उसको जानिए, उसको समझिए और उस पर जो है कि थोड़ा सा लिखने की कोशिश कीजिए, क्या है, क्यों है, कैसे है। तो आपको ये क्वेश्चन, ये जो है यूनिट 3, स्वयं आप इसका उत्तर दे पाइएगा। हम समझा देते हैं, फिर भी जो है कि आप ये काम जरूर कीजिएगा। पहले देखिए, राज्य है, कोई भी राज्य कब कहला जाता है? मेन जो है ना, कुछ बेसिक एलिमेंट होता है। जब बेसिक एलिमेंट कहीं भी होगा ना, तो आप समझ जाइएगा वो जो है कि वो राज्य की या फिर देश की गिनती में है। जैसे कि क्षेत्र, पहला है क्षेत्र या भूभाग, टुकड़ा, लैंड एरिया, फिर है जनसंख्या, फिर है सरकार और फिर है सॉवरेनिटी, ठीक ना, जिसको संप्रभुता कहते हैं। अब इसको समझ लीजिए, भूभाग तो समझ में आ ही रहा है कि कोई एक स्पेशल क्षेत्र होगा तभी ना वो वहाँ पर जनसंख्या बसेगी। अब जनसंख्या है तो वहाँ इन सबको संचालित करने के लिए भी तो किसी भी सत्ता का ज़रूरत पड़ेगा, वरना सबका अलग अलग मत होगा। तो इन सबको एक करने के लिए एक सरकार चाहिए होगी, सत्ता चाहिए होगी, ठीक ना। अब जब ये हो जाएगा तो एक संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता कहते हैं अपने स्वयं के राज्य के बारे में परिस्थिति के अनुसार, अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले पाना, जिसमें किसी अन्य का दबाव ना हो, हम अपनी स्वेच्छा से निर्णय ले पाएँ, अच्छा बुरा जो हो किसी के दबाव में नहीं, यही कहला जाएगा आपको सॉवरेनिटी, जिसको संप्रभुता बोलते हैं। संविधान में भी आपने सुना होगा संप्रभुता का जिक्र किया गया है ना। तो यही कहने का मतलब है कि अपने देश के अंदर हम अपनी शक्तियों का प्रयोग करके जो भी निर्णय लेंगे वो लेंगे, किसी अन्य का हम पर कोई जो कि प्रभाव नहीं है, किसी के वजह से हम रुक नहीं सकते हैं। मतलब अगर राज्य में हमारा देश भारत है, हमें यहाँ जो है कि कुछ बदलाव करना रहता है, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो करते हैं स्वयं के अनुसार, किसी अन्य देश का हमारे देश पर दबाव थोड़ी ना होता है कि आपको ये करना ही होगा। जैसे कोई अगर बिजनेस, टिकटॉक बैन हुआ था, देखिए, तो टिकटॉक वाले का ये अधिकार थोड़ी ना था कि नहीं हम चलाएंगे ही यहाँ, नहीं, हमारे देश ने बैन कर दिया, ये संप्रभु राष्ट्र है, आपको मानना पड़ेगा, वरना आप अपना जो है कि वो एक्सेस अगर आप ले रहे हैं डेटा, तो आप बताइए किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, ये उसने नहीं बताया, इसी वजह से टिकटॉक को बैन कर दिया गया। तो निर्णय लेने में हमारा संप्रभु मतलब किसी का अधिकार नहीं है, कोई हमको रोक नहीं सकता, यही संप्रभु कहला जाता है, ठीक ना। अब है दूसरा लोकतंत्र। लोकतंत्र तो आप समझ ही रहे हैं, एक शासन है, एक अवधारणा है, जिसके तहत जो है कि एक जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाए जाने वाले एक लोकतंत्र, एक शासन व्यवस्था है, अवधारणा है ना, यही है। इसके तहत जो है कि बहुत सारे लोगों को अधिकार, कर्तव्य सब प्राप्त है लोकतंत्र में, जो लोगों को करना चाहिए। उसके बाद है, इसी में है भारतीय संविधान के संदर्भ में शिक्षा। तो आप समझ ही रहे हैं कि लोकतंत्र में किस प्रकार से शिक्षाएँ दी जाती है, किस प्रकार से शिक्षा का स्वरूप बदला है, यही सब है। तो भारतीय संविधान के संदर्भ में राज्य, लोकतंत्र और शिक्षा को आप किस तरह से देखते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से। तो आपको जिस तरह से हम राज्य के बारे में बता दिए, लोकतंत्र के बारे में बता दिए, लोकतंत्र के बारे में, उसके बाद फिर शिक्षा,
के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो जो देश लोकतंत्र देश में जो समय के साथ बदलता गया है, जहां अधिकार कर्तव्यों के बारे में लोगों को जानकारी है, आधुनिकीकरण है, आधुनिकता की अवधारणा लोगों में है, लोग समय के साथ बदलते हैं, सामाजिक परिवर्तन होता है, तो वो राज्य जो है ज़्यादा विकसित होगा। संविधान के संदर्भ में अब आपको यही बताना है। बच्चों के लिए जो मुख्य अधिकार कर्तव्य सब है, प्रावधान सब है, शिक्षा के लिए जो शिक्षा के प्रावधान है, जो संविधान में जो शिक्षा के प्रावधान, आप इसको भी देख लीजिएगा। अच्छा रुकिए, हम वो फ़ोटो आपको शायद अगर होगा, नहीं होगा, ठीक ना, अगर वो रहता तो हम आपको दिखा देते हैं। अगर होगा तो इस सब का नोट्स ना हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे या फिर टेलीग्राम में भी डाल देंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग इसमें शिक्षा भारतीय संविधान के संदर्भ में नहीं, जो एक क्या बोलते हैं, भारतीय संविधान का जो प्रावधान है शिक्षा के लिए, वो आपको देखना है, ठीक। अब है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सार्वभौमिकरण का मतलब है सबके लिए तो शिक्षा है, सब तक पहुंचाना है, और सब तक पहुंचे और सब कोई इसका लाभ ले पाए, यही शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, ठीक। अब इसके तहत जो है ना 3 पहलू आता है। जैसे हम सब तक तो पहुंचा दिए शिक्षा, लेकिन बस हमारी जो बातें हैं जुबान तक ही है कि सबको शिक्षा देना है, निःशुल्क शिक्षा देना है, तो ये थोड़ी ना सफल हुआ, नहीं। तो इसी में शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या कहता है, सर्वव्यापी संसाधन। मतलब हम जो है बच्चों को संसाधन देंगे, विद्यालय देंगे, उसे विद्यालय में सभी प्रकार की व्यवस्था देंगे, जो कि बच्चा वहाँ पर जाए, बच्चों को उचित माहौल देंगे, बच्चा जाकर वहाँ पर अच्छे से सीख पाए, एक बेहतर माहौल में शिक्षा ग्रहण कर पाए, शिक्षा अधिगम कर पाए। तो ये हो गया सर्वव्यापी संसाधन। इसके तहत प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा, ठीक ना, और जो अपर प्राइमरी है, उच्च प्राथमिक विद्यालय, वो 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा, अधिकतम दूरी पर होगा, ठीक। तो ये हो गया सर्वव्यापी संसाधन। मतलब हम बच्चों को संसाधन देंगे, जो उनके जैसे विद्यालय हुआ, विद्यालय में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हुई, ये देंगे। तो ये जो शिक्षा संविधान में जो जिक्र किया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, उसके तहत बच्चों को इसका लाभ मिल पाएगा। वरना ये तो बात तक ही रह जाएगी कि शिक्षा का अधिकार है, ये है, वो है, 917, लेकिन हम संसाधन ही नहीं दे रहे, विद्यालय दे रहे हैं एकदम दूर, 10 किलोमीटर दूर, बच्चा कैसे जा पाएगा पढ़ने। तो संसाधन भी दिया गया, यही है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। इसके तहत दूसरा है सर्वव्यापी नामांकन। अब जैसे 1 किलोमीटर में विद्यालय है, तो आसपास के पड़ोस में सभी बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के हैं विद्यालय में नामांकित हों, इसकी जिम्मेदारी गार्जियन को है और समाज के जिम्मेदार लोगों पर भी है। इसलिए समय बच्चों को जो है कि ये लालच दिया जाता है, खिचड़ी का मतलब मध्याह्न भोजन का जो स्टाइपेंड होता है, जो स्कॉलरशिप होता है इसका, ताकि बच्चे विद्यालय से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे विद्यालय में नामांकित हो। मूल रूप से कहने का मतलब 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं वो विद्यालय में नामांकित हों, और जब तक उसकी आयु है 6 से 14 के बीच, तब तक वे विद्यालय में बने रहें, विद्यालय न छोड़ें, ठीक ना। इसी के लिए है, इसी के बाद है सर्वव्यापी रुकावट। अब जैसे कोई बच्चा है क्या 6 से 14 वर्ष के बीच में ही शिक्षा ग्रहण कर रहा है, बीच में विद्यालय छोड़ देता है, तो विद्यालय छोड़ने की वजह जानना है बच्चे से, और विद्यालय जो बच्चा है वो विद्यालय न छोड़े, इसके लिए हमें सुविधाएं प्रदान करना है। यही जो है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाएगा। तो आपको इस शिक्षा के सार्वभौमिकरण में ये 3 चीज़ याद रखना है: सर्वव्यापी प्रावधान, इसके तहत 1 किलोमीटर पर प्राइमरी स्कूल और मैक्सिमम 3 किलोमीटर पर क्या है, अपर प्राइमरी। उसके बाद है सर्वव्यापी प्रावधान, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। फिर है ना सर्वव्यापी नामांकन, अच्छे से लिख लीजिएगा इसको,
इसका जो है ना, वैसे हम नोट्स आप लोगों को देंगे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में। सर्वव्यापी नामांकन, सभी बच्चे जो हैं विद्यालय के वो नामांकन विद्यालय में नामांकित हों, है ना, यही इसके तहत उद्देश्य है। उसके बाद है सर्वव्यापी रुकावट, मतलब बच्चों के लिए कोई रुकावट ना आए। बच्चा चूँकि विद्यालय बीच में छोड़ देता है तो ये चीज़ ना होना चाहिए। बच्चों को विद्यालय में बनाए रखने के लिए शिक्षक, गार्जियन, जिम्मेदार व्यक्ति लोग जो है कि प्रयास करते रहें। ये 3 चीज़ें शिक्षा के सार्वभौमिकरण के तहत, ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर बच्चे और शिक्षा का अधिकार, आपको जिस तरह से पता चल गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसको ज़रा अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है, जिसके तहत बच्चों को जो जैसे क्या बोलते हैं, सब पढ़े सब बढ़े, है ना, ऐसे सर्व शिक्षा अभियान, ये भी उसी में आएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान किया गया है ना, यही हो जाएगा। आपको इसमें देख लीजिएगा अधिकार अधिनियम 2 को, कहीं किसी भी संसाधन का प्रयोग करके आप इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। फिर राष्ट्रीय विकास और शिक्षा, अब देखिए आप ये 3 चीज़ पढ़ लिए, समझ लिए, और इसके अनुरूप बतौर शिक्षक आपने कार्य किया, तो हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, वो विकास की ओर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। लोग शिक्षा को प्राप्त करने की ओर जागरूक होंगे कि नहीं होंगे। तो इसी चीज़ को समझना है, और ये सब चीज़ें आपको इसलिए जानना है क्योंकि आप भावी शिक्षक हैं। आप इसी के अनुरूप विद्यालय में जा कर के अपना जो जिम्मेदारी है उसको निभाइएगा और बच्चों के समक्ष गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कीजिएगा। तो उम्मीद है ये यूनिट भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चौथा और 5वां यूनिट देख लेंगे, फिर S1 ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग S2 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। पिछला जो वीडियो होगा यूनिट 2 का, यूनिट 1 का, हम चैनल में ये डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे लिंक, उसका लिंक, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी बातें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।